जब इस समाज के संगठन का काम होता है तो उस संगठन की आइडेंटिटी को आप कैसे नापेंगे तोलेंगे? जो उस समय के संघ में और आज के संघ में क्या बदलाव है? समय के साथ समाज बदला, उतना ही संघ बदला, ना उससे जरा भी कम ना उससे भी ज्यादा। आज जो दिखाई दे रहा है, संघ का काम लहलहाता हुआ सबको दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब और उसके बाद की अनेक पुश्तों के जो स्वयंसेवकों ने उसके लिए अपना जीवन रोपा है बीज की तरह से। कुछ लोग संघ में जाए बिना, उसका अनुभव किए बिना संघ को समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी चूक हो जाती है कि निक्कर नहीं है तो संघ कैसा है। 1925 में डॉक्टर हेडगेवार 25 लोगों से मिलकर एक संगठन बनाया था। आज विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। तो जो मोटिव लेके चले थे, जो उद्देश्य लेके चले थे, क्या वो उद्देश्यों की पूर्ति होगी आपको लगता है? लक्ष्य प्राप्त हो गया ऐसा नहीं, मगर लक्ष्य साफ है, उपलब्धियां खाते में है, चुनौतियों को हमने पार पा लिया, मगर यात्रा अभी जारी है। ही है जो उसे नई चीजों के लिए प्रेरित भी करता है, रिजिड नहीं होता और उसके साथ बदलाव के साथ कदम ताल करते हुए चलता है। जिधर अफ्रीका से रास्ता भारत की तरफ आता था, उस रास्ते को ही केप ऑफ गुड होप कहते थे। ये उम्मीद का रास्ता है, आशा की जगह है, वो जगह जहां पर संपन्नता पलती है मगर संस्कार साथ में है। नमस्कार, भारत रफ्तार की पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हितेश शंकर जी, जो कि संपादक है पांचजन्य पत्रिका के। खास बातचीत करते हैं। हितेश शंकर जी लंबे अरसे से पत्रकार रहे हैं और इंडिया टुडे से लेकर और आपने विभिन्न संस्थानों में काम किया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद सर, आज जो कुछ वैचारिक विषयों पे आपसे बातचीत करनी थी। हम एक सीरीज चला रहे हैं संघ के 100 वर्ष पे। अच्छा। हम अलग अलग एपिसोड चला रहे हैं, तो आपने बहुत बारीकी से संघ को कवर किया है। तो हम जानना चाह रहे थे आपको विषय कुछ। तो संघ को 100 वर्ष होने जा रहे हैं, मतलब 100 वर्षों का ये संगठन। कितना संघ बदला और कितना भारत बदला? पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि संघ को कवर किया है नहीं, संघ ने जैसे समाज जीवन को कवर किया है, आवृत किया है, हम सबके जीवन को आवृत किया है, उतना ही हम जितने संघ से कवर्ड हैं उतना ही संघ को कवर किया है। फिर आपका प्रश्न है कि कितना समाज बदला और संघ कितना बदला। बहुत दिलचस्प तरीके से पूछा गया, ये बड़ा प्रश्न है, मगर इस प्रश्न के साथ संघ की वास्तविक संकल्पना जुड़ जाती है। समाज, आप अलग अलग संगठनों को देखते हैं, मगर जब इस समाज के संगठन का काम होता है तो उस संगठन की आइडेंटिटी को आप कैसे नापेंगे तोलेंगे? संघ अलग से कोई संगठन नहीं, समाज में संगठन नहीं, समाज का संगठन करने वाला एक मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा सामाजिक अभियान कह सकते हैं वो है। और जिस तरह से समाज ने सोचने का, कार्य करने का, निष्पादन का तरीका, जितना समय के साथ समाज बदला उतना ही संघ बदला, ना उससे जरा भी कम ना उससे भी ज्यादा। और काम के तरीके भी ऐसे ही हैं। पहले शायद एक शाखा से जो काम शुरू हुआ वो आज आपको उस शाखा के कामों के, आयामों के कई तरह के रूप दिखाई देते हैं। जैसे वाईपी को बहुत सारे लोग नहीं जानते, मगर यंग प्रोफेशनल्स के लिए संघ का काम वाईपी के तौर पर चलता है। शायद पहले संघ समाज में उस तरह के यंग प्रोफेशनल्स होते भी नहीं थे। लगे बंदे काम धंधे अलग तरीके के थे, कुछ छात्र होते थे, कुछ रिटायर्ड लोग होते थे, बाकी दैनिक दिनचर्या वाले एक तरह के लोग होते थे। तो समाज में काम करने के तरीके जैसे बदले, और मैं उसका विभाजन नहीं कहूँगा, अलग अलग तरह से जैसे वर्गीकरण विस्तृत हुआ, संघ का काम भी उन श्रेणियों में विस्तृत होता गया। 1925 में डॉक्टर हेडगेवार 25 लोगों से मिलकर एक संगठन बनाया था। आज विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। तो जो मोटिव लेके चले थे, जो उद्देश्य लेके चले थे, क्या वो उद्देश्यों की पूर्ति होगी आपको लगता है? देखिए, जब लोगों से कहते हैं ना कि 25 लोग, तो 25 लोगों का भी अगर वो चित्र आप महाल में उस डॉक्टर साहब के घर में जो पहली मंजिल पर कमरा है, आप उसमें जाइए तो लगता है कि इन बच्चों के साथ काम शुरू किया था, एक पढ़े लिखे डॉक्टर ने शुरू किया था। उस डॉक्टर को लोगों ने क्या कहा होगा कि अगर कोई बढ़िया सा क्लिनिक खोलते, नौकरी करते तो शायद बहुत पैसा कमाते, मगर ये क्या कसरतबाजी डॉक्टर हेडगेवार ने शुरू कर दी। उस समय लोगों को ऐसा लगा।
मगर उस काम का व्याप आप ये देखिए कि उन बच्चों में राष्ट्रभाव का जागरण करना, उनकी सांस्कृतिक समझ का विकास करना, ये पूरा देश एक ही है, हम में आपस में अंतर नहीं है। ये प्रेरणा लेकर देश के अलग अलग भागों में जाना, और वहाँ से ऐसा है कि जो बीज को रोपा जाता है ना, तो एक बीज तो जमीन में जाता ही है, तभी फिर आपको बालियों में बढ़िया फसल दिखाई देती है। आज जो दिखाई दे रहा है, संघ का काम लहलहाता हुआ सबको दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब और उसके बाद की अनेक पुश्तों के जो स्वयंसेवकों ने उसके लिए अपना जीवन रोपा है बीज की तरह से, और उसी से काम का कार्य का विस्तार हुआ है, अलग अलग आयामों का विस्तार हुआ है। और विशेष बात ये भी है कि ये काम करते हुए गुणवत्ता नहीं गिरी, क्योंकि राष्ट्र के लिए प्रेम का जो भाव है, अगर वो उस डिग्री का नहीं हो तो समर्पण नहीं आता। समर्पण नहीं आता, बीज खुद को गलाता नहीं है, तो फिर नई फसल नहीं आती। बहुत सारे लोगों ने जीवन गलाया, इसलिए ये कार्य इतना बड़ा हुआ है। कोई भी अपन संगठन बनाते हैं तो एक मोटिव लेके चलते हैं, तो आपको लगता है कि आपने जो कहा उसमें लक्ष्य बहुत स्पष्ट था। लक्ष्य के लिए जब आगे बढ़े तो बहुत सारी चुनौतियां भी आई और बहुत सारी उपलब्धियां भी आई। ये सब करते हुए अच्छे उत्साह का संचार हुआ है। लक्ष्य प्राप्त हो गया ऐसा नहीं, मगर लक्ष्य साफ है, उपलब्धियां खाते में है, चुनौतियों को हमने पार पा लिया, मगर यात्रा अभी जारी है। यात्रा भी नियमित चलती रहेगी। हाँ, जो उस समय के संघ में और आज के संघ में क्या बदलाव है? जैसे एक पहले शाखा में स्वयंसेवक में आप सीन सेवरल टाइम की नेकर पहन के जाते थे और अब पैंट हो गया, ये एक छोटा सा बदलाव मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे आपको क्या बदलाव लगता है कि क्या चीज़? मुझे नहीं लगता ऐसा बदलाव, क्योंकि मैं जब देखता हूँ ये कुछ लोग संघ में जाए बिना, उसका अनुभव किए बिना संघ को समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी चूक हो जाती है कि निक्कर नहीं है तो संघ कैसा है, गणवेश नहीं, पहले गतका होता था, गतके के बिना संघ कैसा है, लंबे वाले जूते होते थे, दूसरी प्रार्थना होती थी, आज्ञाएं अलग तरह की थी। ये सब चीजें बदली हैं, मगर निक्कर में संघ नहीं था, स्वयंसेवक में संघ का भाव था, स्वयंसेवकत्व था। किसी अटायर में किसी समय के साथ मैं वही कह रहा हूँ, समय के साथ आपकी चीजें बदली होंगी, मगर मूल कंटेंट जो है, मूल भाव वो वैसा ही रहा। इसलिए संघ की ये यात्रा लगातार यशस्वी भी हुई, और जो चुनौतियां आती रही, समय के बदलाव हुए, समय के साथ चलते हुए आगे बढ़ना। और मुझे लगता है संघ का क्या है, इस संघ के काम में तो असल हिंदुत्व का, सनातन भाव का दर्शन होता है। अगर हम नई चीजों को लेंगे नहीं और पुरानी चीजें बदलेंगे नहीं समय समय पर, तो फिर सनातन कैसा है? क्योंकि वो तो हर दिन नया होने वाला है, और पुरानी चीजों को संजोने, समेटने और उसका परिष्कार करने की आवश्यकता आने पर परिष्कार करने वाला है। उसी भाव को लेकर संघ चला। तो मुझे लगता है ये संघ का हिंदू भाव ही है जो उसे नई चीजों के लिए प्रेरित भी करता है, रिजिड नहीं होता, और उसके साथ बदलाव के साथ कदम ताल करते हुए चलता है। सर, हमने देखा है कि संघ के विचारक हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र है क्या? मतलब बेसिकली व्हाट इज हिंदू राष्ट्र? भारत क्या है? जब इसकी बात करते हैं तो भारत किसी 5 रुपए के पॉलिटिकल मैप पर खिंची हुई रेखाएं नहीं है। ये कुछ ऐसा भी नहीं है कि जिस भारत से आपका 1947 में ही परिचय किया, उससे पहले हम लोग भारत को जानते ही नहीं थे। ऐसा नहीं है। अंग्रेजों ने आके हमें भारत से परिचय कराया। जिधर अफ्रीका से रास्ता भारत की तरफ आता था, उस रास्ते को ही केप ऑफ गुड होप कहते थे। ये उम्मीद का रास्ता है, आशा की जगह है, वो जगह जहां पर संपन्नता पलती है मगर संस्कार साथ में है। तो जिन लोगों ने बाद में ये श्रेय भी लिया कि भारत की खोज की, वास्को डी गामा का नाम आता है, मगर वास्को डी गामा की अपनी डायरी क्या कहती है? वो व्यक्ति खुद लिखता है कि मैं कन्हई नाम के एक व्यक्ति को रास्ता पूछ के और उसके पीछे पीछे आया। यानी जो जिसे गाइड था, उस गाइड का नाम नहीं है, गाइड के पीछे पीछे जो पर्यटक आया उसके नाम पर हमने इसके खोज को नाम दे दिया। और वो खुद क्या कह रहा है ये नहीं, मगर राजनीति से प्रेरित इतिहासकार क्या कह रहे हैं, इस पर ज्यादा जोर देते हुए हमने भारत को बाहरी नजरिए से समझने की कोशिश की। भारत तो वहीं था। अगर भारत ना होता तो
उस भारत का ही एक परिवर्तित नाम ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया क्या था? ब्रिटेन में था, अफ्रीका में था, अमेरिका में था, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ था? वो यहीं था। इसकी खोज करते हुए लोग आए थे। तो ये राजनीतिक लकीरें नहीं थी, एक भू सांस्कृतिक संरचना में ऐसे कहूँगा। हमारे पुरखों ने जीवन को जैसे जिया, जो ज्ञान उन्होंने पाया, जीवन को टिकाने के, बाकी किसी का ना बिगाड़ते हुए सबका संभालने के जो सूत्र उन्होंने ढूंढ के निकाले, उस जीवन शैली को संजोने का नाम भारत है। वो भारतीय तत्व है। और वो भारतीय तत्व और हिंदू होना वो आपस में एक है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हिंदू होना, भारतीय होना एक ही बात है। जब आपको और कहीं नाम नहीं मिलेगा, मगर बाबा नानक जब बाबर आता है यहाँ पर, तो कहते हैं खुरासान खसमान किया और हिंदू आन डराइया। तो उसके आने के बाद उस समय पर अलग अलग लोगों से साक्षात्कार नहीं था, ये कौन है? हिंदू हैं। आज भी आप जाइए बाहर, आप चीन जाइए, आपको हिंदू ही कहेंगे लोग। आपको आश्चर्य हो सकता है ऐसे लोगों को जो भारत से बाहर नहीं गए और हिंदू शब्द का अर्थ तलाशने की कोशिश करते हैं। हिंदू कुश की तरफ से जो निकल के गए, वहाँ से काराकोरम की तरफ से जाते थे, तो सभी हिंदू थे। यहाँ जब तक बाकियों का सभ्यता का साक्षात्कार नहीं था, तब तक हम सब एक ही थे। I will let you know, तो जैसे हम भी, my forefather came from सिंध। हाँ, वो हमको सिंधी कहते हैं। हाँ, 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 So that is like that, आप जो बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है वो हम सब की साझी है। और उस पहचान के साझे होने में ये जरूरी नहीं है कि पूजा परंपरा आस्था एक जैसी हो, मगर हमारे जीवन मूल्य, खुद को सही रखना है, व्यक्ति को संस्कारित करना है, और उसके साथ ही बाकी जो आस्था, जो विदेशी उपासना पद्धतियां भारत के लिए हैं, उसमें जैसे अन्य आस्था और मान्यताओं के लिए एक प्रकार का शत्रुता का भाव है, उस भाव का, शत्रु भाव का अभाव भी हिंदू होना है। उस भाव की ये जमीन है, तो ये पूरी जमीन हिंदू है। हितेश जी, संघ को 100 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि संघ की लीडरशिप में महिलाएं नहीं है, और साथ ही महिलाओं का अभाव रहता है, शाखा में दिखाई देती। इस पर आपका क्या है? देखिए, ऐसे लोग जो हैं, एक नासमझ के सवाल को आप क्या कहेंगे। अभी कल विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, पहले धोनी ने संन्यास लिया था, मगर ऐसा सवाल तो नहीं आया कि धोनी ने संन्यास लिया तो अब झूलन गोस्वामी को इसकी जगह पर भारत की टेस्ट क्रिकेट टीम में होना चाहिए। अगर आप संघ की संरचना देखेंगे तो आप ये तो नहीं कहते कि भारतीय क्रिकेट टीम में भाई 7 महिलाएं क्यों नहीं है, 5 महिलाएं क्यों नहीं है। तो जब शाखा लगती है तो उसमें शारीरिक हो रहे होते हैं, बाकी सारी प्रतिस्पर्धाएं हो रही होती हैं, वो वहां पर आपको नहीं दिखती। मगर प्रतिनिधि सभा में आप देखिए, जहां पर वैचारिक आपका जुड़ाव है, उन परिवारों में देखिए, ये उसी तरह से है कि क्रिकेट प्रेमी सारे, मगर मैदान पर कौन उतरता है। अगर धोनी स्कोर कर रहे हैं तो साक्षी खड़ी रहती हैं, जडेजा कर रहे हैं, रेवाबा वहां खड़ी रहती हैं, विराट अगर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो अनुष्का को अपनी जीत समर्पित करते हैं। ऐसे ही लाखों करोड़ों स्वयंसेवक हैं, उनके घर परिवार, उनके काम के समर्पण का श्रेय अगर किसी को जाता है तो घर में भी उतने ही स्वयंसेवक हैं। वो माताएं, वो बहनें, वो बहुएं, वो सारी वो स्वयंसेवक ही तो हैं। और विशुद्ध महिलाओं की अगर आपने बात की तो राष्ट्र सेविका समिति में विशुद्ध उनकी भी शाखाएं लगती हैं। अब कल को ये कोई कहे महिलाओं की शाखा में पुरुष क्यों नहीं है, राष्ट्र सेविका समिति का नेतृत्व कोई पुरुष क्यों नहीं कर रहा। तो जिनके दिमाग में ये अपने अज्ञान के कारण ऐसे प्रश्न कौंधते रहते हैं, उनके अज्ञान का तो उनको ही उपचार करना पड़ेगा। बाकी लोगों को चीजें समझ में आती हैं। जो मेरा गठनायक है वो काम क्या करता है, जो मेरा मुख्य शिक्षक है वो क्या करता है, वो किसको रिपोर्ट करता है, उसके ऊपर जिले के ऊपर कौन है, विभाग के ऊपर कौन है, प्रांत के ऊपर कौन है, अखिल भारतीय अधिकारी कैसे एक साथ बैठते हैं, अलग अलग प्रांतों के लोग कैसे चर्चा करते हैं। एक जटिल तंत्र है और इसका कोई क्रैश कोर्स नहीं है। आपको ये किताब अगर जाननी है तो पन्ने तो पलटने पड़ेंगे। सर, 100 वर्ष पूरे होने, भविष्य की कल्पना क्या है सर? भविष्य की कल्पना ऐसा है कि संघ जैसे उत्सव बहुत सारे नहीं मना रहा।
मगर संघ के बारे में समझ निश्चित ही इस समय पर ऐसी चर्चाओं से, आपके चैनल का भी उसमें योगदान रहेगा, कि संघ के बारे में जिज्ञासाएं बहुत सारी हैं, आशाएं बहुत सारी हैं, और जब आशाएं और जिज्ञासाएं होती हैं तो प्रश्न भी बहुत सारे आते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर लेकर सभी स्वयंसेवक समाज में जाएंगे तो भविष्य के लिए तो बहुत ही अच्छी, अगर कहें किसी को अगर आश्वस्ति भाव से ये समाज देख रहा है, जिस पर भरोसा करता है कि इन्होंने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। मेरे चाचा जी का ऐसा अनुभव है, मेरे दादाजी का ऐसा अनुभव था, मेरे पड़ोस में वो सज्जन है उनका ऐसा अनुभव, स्वयंसेवकों के साथ समाज के जैसे अनुभव हैं, जैसा स्वयंसेवकों का भविष्य दिखता है वैसा इस देश का भविष्य, वैसा संघ का भविष्य। संघ का भविष्य समाज से या राष्ट्र से अलग नहीं है। 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और अभी पंच परिवर्तन, ये शब्द बड़ा चर्चा में है, मतलब आम स्वयंसेवकों के बीच में भी और बाहर भी, लोग सोशल मीडिया पे भी चर्चा है। ये पंच परिवर्तन है क्या? पंच परिवर्तन दरअसल अपनी जिम्मेदारी को, जैसे संघ में एक शब्द हम बचपन से सुनते थे, क्योंकि बाहर तो होता है कि पद मिल गया, संघ में पद नहीं मिलता, वहाँ दायित्व मिलता है। तो ये पंच परिवर्तन भी एक व्यक्ति के रूप में हमारा दायित्व बोध समझने की ही प्रक्रिया है कि एक समाज की इकाई के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, अगर मैं कुटुंब को देखूं तो मेरा परिवार की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, मेरा आचार विचार कैसा होना चाहिए, ऐसा कि परिवार एकजुट रहेगा तो समाज एकजुट रहेगा, उसमें अच्छे संस्कार होंगे तो बाकी चीजें अच्छी होंगी। तो अपने परिवार को ठीक रखना, ये पहला दायित्व की बात है। दूसरी बात है कि आजादी की बात करते हैं, मगर स्वतंत्रता शब्द के तौर पर है, मगर स्वतंत्र, अपना तंत्र, और इसके साथ ही जुड़ा हुआ जो स्व का भाव है, उस स्व के भाव का जागरण है। वो चाहे स्वदेशी में हो, मैं जो चीजें बोल बरत रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसमें इस देश का कितना है, मेरे साथ काम करने वाले लोगों में इस देश का भाव कितना है, उस स्वदेशी का आग्रह करना, वो दूसरी चीज़ है। फिर एक नागरिक के तौर पर जब मैं बाहर कदम रखता हूँ तो अधिकारों के लिए तो सब लड़ते रहते हैं, मगर मेरे कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो मेरे जिम्मे क्या चीज़ें आती हैं, उन कर्तव्यों की बात वो आती है। फिर पर्यावरण की एक बात आती है कि जो हम सब का ख्याल रखने वाला है, उसका ख्याल रखने के लिए, और इन छोटी छोटी बातों से ही बड़ा परिवर्तन होगा। संघ ये काम करता रहा पहले। एक नैरेटिव आम है जिनके बारे में कहा जाता है कि आज़ादी में संघ का योगदान क्या है, क्या किया, वहाँ पे कुछ सालों तक तिरंगा भी नहीं लगा, ऐसा भी नैरेटिव है। ये जो लोग कहते हैं न, वो उन लोगों को शायद अपने अज्ञान के पोस्टर लगाने का शौक पैदा हो गया है। मुझे आपने बोला तो मुझे ऐसा कोई एक कांग्रेस का व्यक्ति या किसी और वैसा व्यक्ति याद नहीं आ रहा जो आरोप लगाने वाले हैं। खासतौर से वामपंथी बहुत बोलते हैं, वामपंथियों की भी बात करें तो, कि जिसे अंग्रेजों की गोली लगी हो। एक बच्चा था बालाजी रायपुरकर, चिमूर का रहने वाला था, तिरंगा लगाने की जिद थी, अंग्रेजों की गोली ली, संघ का स्वयंसेवक था महाराष्ट्र का। चिमूर का ये जो सत्याग्रह था, वहां पर बाबूराव बेगड़े, दादाजी नायक, अण्णाजी सिरास, ये सारे संघ के स्वयंसेवक थे। हैदराबाद की भी बात करूंगा, मगर उससे पहले जब स्वतंत्रता की अगर बात करें तो संघ के संस्थापक डॉक्टरी की पढ़ाई करने तो कहीं पे भी जा सकते थे। कलकत्ता में जाना और क्रांतिकारियों की उस अनुशीलन समिति से जुड़ना, जिससे सभी क्रांतिकारी जुड़े हुए थे, ये निर्णय करना क्या स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान नहीं था। उसके बाद 9 महीने का कारावास एक बार झेलना, और उस कारावास के बाद स्वागत करने कौन आए? मोतीलाल नेहरू खुद आए स्वागत करने, डॉक्टर अंसारी खुद स्वागत करने आए। तो जिन लोगों को ये पता नहीं है, नमक सत्याग्रह 1930 में गांधी जी ने बोला, और उसके बाद नमक सत्याग्रह में भाग लेना, जंगल सत्याग्रह जिसका एक हिस्सा था, ये सारी कहानियां जिनको नहीं पता है, जिनको ये फैक्ट्स में जाना ही नहीं है, खाली राजनीतिक दृष्टि से किसी का भी आकलन करना, उन्हें लग सकता है। मगर इस देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले लोगों में स्वयंसेवकों के अनेक नाम आपको मिलेंगे। आप भगत सिंह की बात करते हैं, राजगुरु की बात करते हैं, तो राजगुरु तो खुद स्वयंसेवक थे।
मगर कुछ लोगों को सिलेक्टिव महापुरुष चाहिए। आपको भगत सिंह चाहिए मगर सावरकर नहीं चाहिए। उन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है अगर पता चलता है कि सावरकर तो भगत सिंह की प्रेरणा थे, उनके लेख और उनकी पुस्तकों का अनुवाद किया भगत सिंह ने, राजगुरु उनके साथ थे जो संघ के स्वयंसेवक थे। जब ये पता चलता है तो लगता है कि ये हमारा आंदोलन और जो स्वतंत्रता का संघर्ष था वो तो एक साझी लड़ाई थी। आप उसमें से खास तरीके से एक कुनबे को, कुछ नामों को बढ़ाने के लिए बाकी योगदान कैसे हटा सकते हैं? आप सावरकर की बात करें तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 6 बार माफी मांगी फिर भी संघ के लोग उनको वीर सावरकर। हाँ, ऐसा है। जो इस देश को नहीं समझते वो ऐसी बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ कृष्ण को रणछोड़ कहा गया क्योंकि जब यवन आए तो उन्होंने एक कदम पीछे छोड़ा था मगर उनका संहार भी किया था। ये समाज शिवाजी को पूजता है। शिवाजी ने औरंगजेब को चिट्ठी लिखी थी मगर समाज को पता है कि चिट्ठी लिखने का मतलब उस औरंगजेब के सामने झुकना नहीं था, वो एक पैंतरा भी था, एक मुद्रा भी थी। और अगर ऐसी ही बात सच्ची होती तो अंग्रेजों को क्या ये समझ में नहीं आती? 6 बार में जो माफी की बात है तो शायद माफी दे देते, मगर अंग्रेजों ने तो उनके लिए सावरकर उतने ही बड़े शत्रु थे। और कांग्रेस की भी बात मैं करूं, ये कालापनी की सजा से पहले, उससे पहले भी सावरकर, उसके अधिवेशनों में भी बात आई, सावरकर का मुद्दा आया। सावरकर तो तब भी चुपते रहे। जो इस देश की बात, हिंदू आग्रह की बात करता था, वो एक विदेशी विचार को करके राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ना, मतलब राजनीति का सेफ्टी वॉल्व उस समय कांग्रेस को कहा जाता था। वेडरबर्न वगैरह के समय की बात कर रहा हूँ। तो सावरकर तो तब भी चुपते रहे। और कांग्रेस की स्थिति बहुत सारे लोगों को हैरानी होगी, अधिवेशन होते थे कांग्रेस के, सावरकर की आप जिसे माफी कहते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन की बात कहता हूँ। उन्होंने तो एक क्रांतिकारी ने चिट्ठी लिखी, और क्रांतिकारी का स्वभाव लोग जानते हैं। कांग्रेस के अधिवेशनों में नारा लगता था कि वो रानी विक्टोरिया जिनके जूते के फीते बांधने के हम लायक नहीं है, बोलो उनकी जय। और फिर दूसरी बार होता था आवाज ठीक से नहीं आई, बोलो जय। और लोग इतने बोर हो जाते थे कि लोग सभागार छोड़ के जाने लगते थे। खुद कांग्रेस के डॉक्यूमेंट्स में ये सारी बातें दर्ज हैं। तो सावरकर की बात करने से पहले कांग्रेस को अपने अध्यक्षों की कुंडली खंगालनी पड़ेगी। सावरकर पूरी कांग्रेस से बहुत बड़े। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है, संघ के बाबा साहब के बारे में क्या विचार है? क्योंकि संघ की जो जन्मभूमि है नागपुर है और बाबा साहब की दीक्षा भी नागपुर में हुई है। और महात्मा गांधी के बारे में क्या विचार है? महात्मा गांधी जी का जो वहाँ नागपुर के पास में उनका सब कुछ है, तो उन दोनों के बारे में क्या विचार है? देखिए, आज के राजनीतिक दलों के इन महापुरुषों के बारे में जो भी विचार हों, और वो संघ के इनके बारे में क्या विचार हैं, ऐसा एक फ्रेमवर्क तैयार करके प्रश्न तैयार करने की कोशिश करते हैं। परंतु वास्तविकता ये है कि खुद गांधी जी वर्धा वो संघ के संपर्क में है, और उन्होंने देखा कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर जाति भेद का प्रवेश नहीं है, सब बराबर हैं। गांधी जी शायद जिस मॉडल की कल्पना करते थे वो उन्होंने संघ में देखा। दापोली और कराड़ 2 ऐसी जगह थी जहाँ पर बाबा साहब ने संघ का साक्षात्कार किया, तो संघ उनको तो अच्छा लगा। और आज भी पांचजन्य ने भी एक बाबा साहब पर बड़ा एक विशेषांक निकाला कि हम अपने महापुरुषों को जब तक खंडित दृष्टि से देखेंगे, जब तक उन्हें राजनीति का औजार बनने के लिए छोड़ देंगे, तो शायद कुछ लोग तुम्हारे महापुरुष और हमारे महापुरुष ऐसा करना चाहते हैं। मगर बाबा साहब का ही अगर नाम लूं तो बाबा पूरे कुनबे का होता है, वो चाचा या ताऊ का नहीं होता। तो ये थे हमारे साथ हितेश शंकर, जिन्होंने खास बातचीत की संघ के 100 वर्षों पर। इसी तरह से हम आगे भी दिखाते रहेंगे। नमस्कार। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से इसी तरह से राष्ट्रीय विचार आगे जाते रहें, और फैक्टफुल जर्नलिज्म की इस यात्रा को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में हम वसुधा का कल्याण ना भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। चरित्र निर्माण और वसुधा कल्याण जिसका लक्ष्य है, समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन और स्वदेशी जिसके मूल्य है, 100 वर्षों पूर्व बना एक ऐसा संगठन जिसका ध्येय है भारत माँ का परम वैभव,
संघर्षों के अगाध सिंधु पार कर यह संगठन अपने शतक वर्ष में प्रवेश कर चुका है। आइए जानते हैं सेवा, समर्पण और स्वदेशी विचार वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों की कहानी। भारत रफ्तार प्रेजेंट संघ शतक यात्रा RSS 800 में।